आज एसआईआर को लेकर जो फैसला आया है, आपको कहीं से अंदाजा था कि ये फैसला कुछ और हो सकता है या फिर जो आपने सोचा था वही आया? नहीं नहीं, ये तो 102% इससे बड़े बेईमान आदमी को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना ही नहीं सकते थे, जो कि इतना बेशर्म था कि उसको कोई चिंता नहीं है कि आई एम परसीव्ड नॉट टू बी ऑनेस्ट। देश की अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि साफ सुथरे चुनाव के लिए साफ सुथरी वोटर लिस्ट जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि ये वोटर लिस्ट साफ सुथरी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर ज्ञानेश कुमार ने ले आए जिसके अंदर में जो है वो प्रोफाइल करके जो है वेस्ट बंगाल में वो काटे। सर, पश्चिम बंगाल में जो लाखों लोगों के नाम काटे गए, जो अपना नाम जुड़वाना चाहते थे, जिनके पास तमाम कागजात थे, उनका वोटिंग राइट छीनने का दोषी, उसका पापी आप किसे मानते हैं? जस्टिस बागची, जो उन्होंने एक शब्द कहा। जब महाराष्ट्र में भी इसी तरह से वोट काटने जोड़ने की बात आई, तो लोगों ने कहा कि मराठी अस्मिता को चुनौती देना ठीक नहीं होगा, ये लोग फंस जाएंगे। बिहार में भी वही बात आई, बिहार भी निकल गया। पश्चिम बंगाल में वही बात हो गई, उससे भी खतरनाक हो गई, वहाँ भी आया गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह से फिर भारतीय लोकतंत्र का होगा क्या? नहीं कुछ होगा। आप जो बचा खुचा है वो आप देखिएगा। इसीलिए आज भारत की इज्जत हर तरीके से हर फील्ड में नीचे गिरती जा रही है। प्रधानमंत्री अभी संभवतः जहाँ कई देशों की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर फिर से बड़ी-बड़ी डींगे हाँकी और कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उसमें 92% लोगों ने वोट किया, यानी लोकतंत्र में भरोसा जताया। आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये लोगों का भरोसा है या फिर केंचुआ का खेल है? नहीं, ये तो सरकार का भी खेल है ना, कंपनी प्रोवाइड। देखिए, केचुआ और सरकार एक ही है। आ गया भाई, आ गया, एसआईआर का फैसला आ गया, जिसकी आशंका पहले से सबको थी। ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में शायद ही किसी को संदेह रहा हो कि क्या आएगा, यानी जो आना था वो पहले से हो रहा था। तो इसी मामले पर और सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे पर फैसला देते हुए क्या-क्या कहा है, उसको समझने के लिए और जो नहीं कहा गया है, जो छिपाया गया है, दबाया गया है, भारतीय लोकतंत्र के साथ जो ज़्यादती की गई है, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता और जाने-माने एक्टिविस्ट श्री अग्रवाल जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। आज एसआईआर को लेकर जो फैसला आया है, आपको कहीं से अंदाजा था कि ये फैसला कुछ और हो सकता है या फिर जो आपने सोचा था वही आया? नहीं नहीं, ये तो 102% ये पक्का था कि यही फैसला आएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि जिस दिन बेंच बदल गई, जस्टिस धूलिया के जगह जिस दिन जस्टिस सूर्यकांत आ गए, मैं उसी दिन ये बात कहा था कि एसआईआर को लोग बरकरार रखेंगे और आपको जो मैक्सिमम रिलीफ मिलेगी कि आपको आधार कार्ड अलाउड हो जाएगा। अगर आप याद करें, उस समय 3 दस्तावेज आपको अलाउड थे। जहाँ तक हमें याद है, आधार कार्ड था, राशन कार्ड था और एक और दस्तावेज आपको वो अलाउड था, जिसमें 2 कट गए और केवल आधार, वो भी इसलिए कि वो अमेंडमेंट के द्वारा जो है आरपीए एक्ट में उसका वो एक स्टेटस है, इलेक्टोरल रोल में लिखा हुआ है साफ कि आधार जो है प्रमाण दिया जा सकता है, इसलिए आधार को उसमें रहने दिया गया। तो हमें तो जैसे ही बेंच बदली तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को भी सरकार चुनती है चीफ जस्टिस को हटा के, और जस्टिस सूर्यकांत भी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जस्टिस ए.के. गोयल के रिपोर्ट के बावजूद। तो ये एक सोची हुई वो है सरकार की कि दोनों एक साथ होंगे और हम जो भी इलेक्टोरल रोल को अपने तरीके से बनाना चाहेंगे, हम उसको बना लेंगे। तो हमें उस दिन से ही डाउट नहीं। एक और एक मिलके 11 हो गए और लोकतंत्र में 9 तो 11 हो गए। हाँ। तो इसका एक और प्रमाण मिलता है कि जब ये जजमेंट लिख रहे हैं तो पैरा 5 में कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें जो है, पहले तो ये चले जाते हैं 35 में, उसके पहले वो चले जाते हैं वैशाली, लिच्छवी। अरे हमारे घर से तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है वैशाली। हाउ वो सबसे पहले का वो रिपब्लिक था और कैसे ये हुआ, जो कि कोई, लेकिन जो चीज उस समय थी वो आज नहीं हो रही है। तो खैर ये बात 3 कहते हैं कि आज जजमेंट में सर इन्होंने कहा है कि एसआईआर का मकसद फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मजबूत करना है,
सही और भरोसेमंद वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बुनियाद है। तो अभी बिहार तो मान लीजिए 2-4 महीने पुराना हो गया। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की लिस्ट बनी और जिस तरीके से लाखों लोगों का नाम काट दिया गया, लाखों लोग कागज़ लेके खड़े रह गए कि माई बाप सुन लीजिए हमारी बात। उनकी बात बिना सुने उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया। इसके बाद ये सारे धतकर्म करने के बाद देश की अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि साफ-सुथरे चुनाव के लिए साफ-सुथरी वोटर लिस्ट ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि ये वोटर लिस्ट साफ-सुथरी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो अभी मैं उसी पर आ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको वन वोट वन राइट यूनिवर्सल सफरेज दिया, जो कि किसी देश में एक साथ नहीं मिला। दूसरी बात कि एक ही इलेक्टोरल रोल के ऊपर चुनाव होगा, और तीसरी बात जो सबसे अहम थी, जो ये खुद लिखते हैं कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल। ये चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट था कि नहीं, इसके ऊपर जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ ही 2 साल से पिटीशन पेंडिंग थी। बिल्कुल, सुप्रीम होने की बात कोर्ट में सुनने 2 वाले साल थे से, तो और होने इनके देंगे। पास 1 साल से ऊपर में। तो जब आपके पास ये पिटीशन पेंडिंग थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो आपका जिम्मा बनता था क्या तो उस पिटीशन को डिसाइड करें कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और तब इस मामले को सुने, या आप उस पिटीशन को दूसरे बेंच में दे देते कि वो डिसाइड करें कि वो चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से आम जनता, ये कॉकरोच कहिए या चिलचट्टा कहिए, जो आक्रमण हुआ हमारी जुडिशरी के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर, उससे कहीं व्यापक आरोप लगा चुनाव आयोग के ऊपर। केवल जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको छोड़ के जितने लोग थे ऑपोजिशन के, आम जनता, सब ने ये कहा कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। यहाँ तक कि अनप्रेसिडेंट संसद में जो है इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन 1 बार नहीं 2 बार चला। तो ऐसे संदिग्ध चुनाव आयोग के ऊपर संदिग्ध अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अगर दोनों का संगम हो जाएगा तो कोई भी चीज आप जस्टिफाई कर लेंगे, और वही हुआ। वेस्ट बंगाल में तो इससे भी जाती हुई, लेकिन अभी 80% गड़बड़ को इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। अब वो 20% में वो फिर से उसकी लॉजिक भी यही होगी कि स्पेशल ऑब्जर्वर लगाए, हमने मदद किया, तो वो उसका पूरा बैकग्राउंड इसमें बन चुका है। लेकिन ये फैक्ट आज मानना पड़ेगा कि क्या तो बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो, इलेक्टरल लिस्ट के नाम पर चुनाव की चोरी हुई, और ये इस बात का वो नहीं था कि एक आदमी को वोट देने का राइट है कि नहीं। ये इस बात का मामला ये था मेन, जो कि कहीं डिसाइड ही नहीं हुआ कि एक ब्रह्मांड चुनाव आयोग के कारण वोटर प्रोफाइलिंग हुई ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल लीनिंग, और उससे एक जो है चुनाव वो तैयार हुई, उसको क्या कहते हैं, लिस्ट, इलेक्टरल लिस्ट, और उसमें जितना एलिमिनेट किया गया, ज्यादा एलिमिनेट नहीं करना था, 5-6% ऑपोजिशन का वोट एलिमिनेट करता था, जिससे कि चुनाव डिसाइड होना था। और यही कारण है कि 80% सीट दोनों जगह जो है भाजपा को, बिहार में और बंगाल में मिली। जी। अच्छा सर, इसमें हमने एक चीज़ ये देखा कि चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उसके पहले के भी तमाम चुनाव, राजीव कुमार के समय में भी और अभी जो ज्ञानेश चचा हैं, इनके समय में भी, हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। ऐसा लगता है कि वो चुनाव आयोग के बाप-दादा हैं। उन पर कोई एक्शन नहीं, खुली छूट दे दी जाती है। ज्ञानेश कुमार तो मान लिया कि उनके आदमी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं करता, और वही सुप्रीम कोर्ट आज उसी चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहा है। नहीं, देखिए, मैं बार-बार कहता हूं कि प्रजातंत्र को ऑटोक्रेसी कन्वर्ट करने में केवल 5 पोस्ट पर आपका कब्जा होना चाहिए। 2 स्पीकर, 1 चीफ जस्टिस, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो है ईडी वगैरह तो वैसे आ ही गई, प्रेसिडेंट। तो सब जगह यही अपॉइंट करते हैं, 3 को तो अपॉइंट करते ही हैं, चौथा भी ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं। और पांचवें में वहां तो 5 पर कंट्रोल है। आपने जो 5 गिनाए, कंट्रोल तो पूरा है ये। हाँ, तो जब ये 5 पर अगर कंट्रोल रहेगा,
तो आपका मतलब है कि आपको पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है, इलेक्शन के ऊपर कंट्रोल है, और एग्जीक्यूटिव में तो आप हैं ही। तो फिर बचा क्या? और यही हो रहा है। आपकी शाख हर चीज में, जो निष्पक्ष चुनाव आयोग था, निष्पक्ष चुनाव होता था, उसके इंडेक्स में आप 100 के नीचे कहीं चले गए। तो ये क्या, देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा ज्ञान है। क्या एक सही काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह का आप बहाना बनाते हैं, किस तरह की आप रीजनिंग देते हैं, किस तरह से आप लोगों को वंचित रखते हैं, किस तरह से आप फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये पूरी दुनिया देखती है और रिपोर्ट होती है, और हर जगह उसकी एम्बेसी बताती है। इसीलिए आज भारत की इज्जत हर तरीके से, हर फील्ड में नीचे गिरती जा रही है। तो ये अगर सोच रहे हैं कि हमने ये लॉजिक देके इसको बरकरार रखा तो लोग मान जाएंगे, मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर खूब क्रिटिसिज्म होगा, और लोग इसके ऊपर लिखेंगे और बताएंगे कि ये कैसे, कहीं आपने ये डील ही नहीं किया कि माइनॉरिटीज का वोट जो है ज्यादा काटा गया। अगर आप इस चीज को एक डील कर लेते, और दूसरी चीज आप ये डील कर देते कि समय कैसे पर्याप्त नहीं था, और तीसरी चीज जो आपने नहीं डील करी, जहां कहता है कि अगर आपका इलेक्टरल रोल टाइम से पूरा नहीं हुआ तो आपको पुराने रोल से इलेक्शन कराना है, जो कि इन पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल में एकदम एप्लीकेबल होता था, जहां की 27 लाख वोट, 34 लाख वोट के ऊपर सुनवाई नहीं हुई थी। जी जी। और जहां 1777 वोटों की सुनवाई हुई, उसमें यह पाया गया कि हर एक डिसीजन जो इन्हीं की एडीजे ने लिया था, सब ने गलत लिया, एक भी उसमें डिसीजन सही नहीं था। 100% ऐसा कभी होता ही नहीं। यानी ये सब जेन्युइन वोटर थे जिनका नाम काटा गया। जो जस्टिस वो थे शिवगंगम, वहाँ के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने जो रिजाइन कर दिए, उनमें उन्होंने 1777 केसेस को डिसाइड किया, नॉट वन इन फेवर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो अपील थी इलेक्शन कमीशन की, वो 1717 तो लोगों के केस थे, और बाकी अपीलें थी, वो भी अपील सारी खारिज हुई। तो ये दिखाता है कि इलेक्टरल रोल के नाम पर ऑफिशियल रिगिंग हुई, जो पहले फॉर्म 6 और फॉर्म 7 से रिगिंग हो रही थी, वो जो है अब ऑफिशियली हुई। अब फॉर्म 6 की बात करिए, फॉर्म 6 में काफी दस्तावेज दिए गए हैं, जो कि एक फर्स्ट वोटर को जो राइट होता है कि दिखाने से उसको राइट टू वोट मिलता है, वो सारे जो है इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिए। और ये फॉर्म 6A जो है, और वो जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसका भी इन्होंने जो है एक लॉजिक निकाल दिया कि नहीं नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन को हक है कि वो जो दस्तावेज मांगे। अरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने दो चीजें आप सोचिए कि देश में क्या हो रहा है। एक तो हम बहुत गरीब देश है, हमारा 172 रैंकिंग है गरीबी में, जो कि पर कैपिटा इनकम से ये होता है। उसके अंदर में अगर मान लिया जाए कि 50,000 घुसपैठिए थे, तो 50,000 घुसपैठिए को पकड़ने के लिए क्या आप 5,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे? वो भी तो मिले नहीं। हाँ, और वो छोड़िए, उससे ज्यादा तो आपने जेन्युइन वोट काटे। 50,000 को तो आप 5,000 के आपने 500 भी नहीं पकड़ा, और जेन्युइन वोट आपने काट दिया लाखों में, करोड़ों में। बिल्कुल। और अगर मान ले वो पकड़ा भी जाते, तो क्या आपकी औकात है कि उनको कैंप में रख के आप खिला पावे? 90,000 जब बांग्लादेश के वो प्रिजनर्स उस समय पाकिस्तान के जब पकड़ाए थे, तो उसको जो है हम लोगों ने वापस कर दिया कि कौन इनको रखेगा, सेना को। तो हाँ, तो वेयर इज द कैपेसिटी? लेकिन आप लोग ऐसे ये लोग करते हैं जैसे कि इनके पास अफरात पैसा है, ये इसी चीज पर लुटा सकते हैं, इकोनॉमी भाड़ में जाए। कितने दिन ये मार काट में आपका जो है प्रोडक्शन का नुकसान हुआ, बिहार बंद हुआ, क्या आप सोचते हैं? बिलियंस आपने खो दिए। तो ये भी बात इनको जो है अपने उसमें रखना चाहिए। सर, मई जून के महीने में पिछले साल संभवतः जून में ही 25 जून को SIR का ऐलान हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो
24 जून। उसके बाद मैंने हफ्ते 10 दिन बाद एक वीडियो किया था। हम्म, उसमें इनके कैरेक्टर को समझते हुए मैंने जो कहा था, वो बात आज 100% सही साबित होते हुए दिख रही है। मैंने उसी समय कहा था कि ये एसआईआर का पूरा डिज़ाइन सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे चुनाव आयोग का हो या फिर भाजपाई सिस्टम का हो। ये पूरा डिज़ाइन ही इसलिए किया जा रहा है ताकि विपक्ष के वोटों को हटा के और एकमुश्त सत्ता पर काबिज़ हो लिया जाए। और उस दौरान भी मैंने कहा था कि जब ये लिस्ट आएगी, लिस्ट में जो सवाल होंगे, जो समस्याएँ होंगी, उनको सुनने का समय ही नहीं मिलेगा और दनादन चुनाव का ऐलान, दनादन रिजल्ट, सरकार बन जाएगी, आप घूमते रह जाइए। बाकी चुनाव याचिकाओं का इस देश में क्या होता है, वो तो इतिहास है। तो वो बातें एकदम तो आपको भी क्या लगता है कि ये पूरा वही डिज़ाइन है? आप एकदम देखिए, चूंकि आप कमिटेड हैं और आपने ये घोटाले देखे हैं और कानून की आपकी काफ़ी समझ है, भले आपने फॉर्मली नहीं पढ़ा हो, वैसे हमको लगता है पढ़े हैं जरूर कहीं ना कहीं कुछ कानून, समझा ना, भले प्रैक्टिस नहीं किया हो, लेकिन जो प्रिडिक्शन आपने करा वो टू एकदम एक्यूरेट था। मैं तो इस हद तक गया कहने कि चूंकि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की चोरी पकड़ी गई, इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम एसआईआर के थ्रू वही चोरी करेंगे जो कि वहां पर की प्रोफाइलिंग करेंगे, डिलीट करेंगे। आप देखिए पूरे ऑर्डर में कहीं भी फॉर्म 7 का मेंशन ही नहीं। अगर कोई आदमी शिफ्टेड है, कोई आदमी, ये क्या कारण दिया? अर्बनाइजेशन। क्या अर्बनाइजेशन 1 साल में हुआ? कुछ भी आप लिख दीजिएगा, आपको एसआईआर करने के लिए जस्टिफिकेशन देना था ना। बिल्कुल। तो पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, अरे कुछ लोग तो मरते ही हैं। डुप्लीकेट के लिए आपके लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर को आपने जानबूझ के ऑफ किया, क्या आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की? मैं तो आपसे पूछता हूं कि क्या अर्बनाइजेशन 2003 के बाद एक बैक हो गया? 2026 में 25 में आपकी आंखें खुली, ओ अर्बनाइजेशन हो गया। बस एक स्विच दबाया और अर्बनाइजेशन हो गया। दिस इज द ओनली लॉजिक। और उसको ये बरकरार रखते हैं। आप 2003 तक क्यों गए? तो इसका मतलब ये भी आंसर करते हैं कि 2003 से लेके आज तक 2024 के ये जो चुनाव थे, जो कि गलत मत सूची के से किए गए, तो वो सब गलत थे। बिल्कुल। उस पर आप क्यों चुप हैं? कोई इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो ये अर्बनाइजेशन ही एक उसमें कारण है। आप पढ़िए, ये कहीं नहीं जाते हैं कहने कि 2003 में क्या रीजन गया था। ये कहीं नहीं जाते हैं कि उसके बाद पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया, पूरा डिजिटल हो गया, वो पहचान के लिए फोटो से, नाम से आइडेंटिटी, उसका सॉफ्टवेयर बना। हमारा सिस्टम जो कम से कम मैंने एक बार गिना था, करीब 20-25 चुनाव आयोग हुए, सब आईएएस अफसर थे ज्यादा करके, किसी को नहीं चमका कि एसआईआर करा के इलेक्टोरल रोल ठीक करो। जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं आए तब तक किसी को यह बात नहीं चमकी। 2003 के बाद कैसे एक बार चमका है भाई इनको? तो ये सब चीजें पूछने लायक थी। आज ही हम कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के जितने अपॉइंटमेंट है सब जो है पैरवी के कारण हुए, सब ने सुपरसीड करके आए हैं। क्या आप एग्जामिन करोगे? आप तैयार होगे करने के लिए? भाई भतीजावाद के लिए हुआ है, कास्ट के लिए हुआ है, केवल 18% जो है बैकवर्ड, SC ST, माइनॉरिटी एंड फीमेल, सब और मिला 80, हाँ 18% सरकार का आंकड़ा है। ये क्या हो रहा है? तो आप उसको मानोगे क्या? आप सारा वो खोलोगे अपॉइंटमेंट जितने लोग बैठे हैं? नहीं करोगे। तो जिस न चुनाव आयोग का चुनाव ठीक से हो रहा है, न जजों का चुनाव ठीक से हो रहा है, और न जनता को सरकार चुनने का जो है सही तरीके से जो है ये करने का वो ये अलाउ किया जाए। वीडेम की जो रिपोर्ट आई पिछले दिनों कि भारत चुनावी तानाशाही वाला देश बन चुका है, वो रिपोर्ट क्या आपको लगता है कि वो एकदम सटीक है जो भारत में इस समय चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए उनका क्या बायस है, वो तो जो रिपोर्टिंग होती है ग्राउंड के ऊपर, क्या इंडिया में अभी तक तो ये नहीं हुआ है कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी है उसको हटा दो, क्योंकि इनको वहां से लोन चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं तो अडानी का वो साइकिल कैसे चलेगा अगर हटा देंगे तो ऐसे ही वहां पर अमेरिका में आरएसएस के पीछे जो है सुनवाई हो रही है कि इसको बैन किया जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाए। तो ये बातें हम लोगों से ज्यादा
इन लोगों को मालूम है, इनके स्पेशल इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं जो बताते हैं। उनको ये भी मालूम होगा कि ये सॉफ्टवेयर किसने बनवाया और किसने बना, किस देश में बनाया, इजराइल में बना, रशिया में बना, कौन सा सॉफ्टवेयर ज्ञानेश कुमार ने ले आए जिसके अंदर में जो है वो प्रोफाइल करके जो है वेस्ट बंगाल में वो काटे जब और कुछ नहीं हुआ। तो उनको हमसे कहीं ज्यादा मालूम है। जो रैंकिंग है, ये जितना भी हल्ला कर लें, ये चुनाव आयोग का चुना हुआ जो है उस तरह से नहीं चुना हुआ है कि वो उसमें गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। आप बाहर जाइएगा तो देयर इज अ सेंस ऑफ फेयर प्ले। अगर कहीं भी बेईमानी होती है, अगर वो गलती से भी होती है, तो लोग वहां पे काफी इसको बुरा मानते हैं और हल्ला करते हैं। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री अभी संभवतः जहाँ कई देशों की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर फिर से बड़ी-बड़ी डींगे हाँकी और कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उसमें 92% लोगों ने वोट किया, यानी लोकतंत्र में भरोसा जताया। आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये लोगों का भरोसा है या फिर केंचुआ का खेल है? नहीं, ये तो सरकार का भी खेल है ना, कंपनी प्रोवाइड। देखिए, केचुआ और सरकार एक ही है, आप इस बात को मान के चलिए। अगर इनको चॉइस दिया जाता कि पूरे हिंदुस्तान में भाजपा और आरएसएस को तुम किस आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे जो सबसे ज्यादा पक्षपात तुम्हारे फेवर में करेगा, तो उस आदमी का एक ही नाम निकलता, ज्ञानेश कुमार। इससे बड़े बेईमान आदमी को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना ही नहीं सकते थे, जो कि इतना बेशर्म था कि उसको कोई चिंता नहीं है कि आई एम परसीव्ड नॉट टू बी ऑनेस्ट। हमारे आईएएस के कलीग जो हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं या खाली सिविल सर्विस के हैं, वो भी हमको बहुत कड़े शब्द में हमारी निंदा कर रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं। तो ये एक ऑटोक्रेट का जो है वो माइंडसेट है, और वो ऑटोक्रेट का माइंडसेट हम हर जगह देखते हैं कि जिसको जो मन में आए आप कह दो और जो जैसे हो, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हल्ला हो तो ये भी कह दो कि नहीं नहीं, यंगर जनरेशन को तो हमसे बहुत प्यार है, हम में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो ये सब करके कोई नहीं मानने वाला है। और मैंने आपसे कहा कि आज जुडिशरी में केवल 3 तरह के लोगों को विश्वास है, और वो भी फोर्स्ड। एक है लॉयर्स, वो कहाँ जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरा है, हाँ एकदम सही आप कह रहे हैं। और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज, और तीसरा है वो जज जिनमें एम्बिशन है कि हम किसी तरह से आगे जाएं। जिन जजों में एम्बिशन नहीं है वो एकदम परवाह नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका नॉलेज वहां के जजों से किसी तरह से कम नहीं है, और उनका कॉन्शियस जो है उनसे कहीं ऊंचा है। आप क्या सोचते हैं, जस्टिस श्रीधरन जो है परवाह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस है और किसने हमको ट्रांसफर कर दिया और कहाँ कर दिया? कोई असर नहीं हुआ। हाँ? कोई असर नहीं हुआ उन पर। जब उनका ट्रांसफर बदला गया तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि गुलाब का फूल चाहे जहाँ भी रहे, वो जंगल में हो चाहे किसी के बंगले में चाहे कहीं और, वो खुशबू ही देगा, बदबू नहीं दे सकता है। तो वही उन्होंने किया। वो इलाहाबाद गए तो वहाँ भी वही कर रहे हैं, वो कहीं से कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे और भी जजेस हैं, लेकिन उनमें उतना वो करेज नहीं है कि प्रोएक्टिव हो और करें, निष्पक्ष हैं, वो परवाह, उनको मालूम है कि हम नहीं जाएंगे, हम चापलूसी नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट में तो 32 ही जज है ना, अब हो गए 4 और बढ़ा दिए गए, 34 से 38 कर दिए गए कि सब कोई को रेवड़ी बांटे। तो अब सब लाइन में लगे हुए हैं। आपने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो रिलायंस के खिलाफ 40,000 करोड़ का गैस चोरी किया और उसमें एक आदमी ने पीआईएल किया, उसके ऊपर किस तरह से चीफ जस्टिस बरस गए। आप डिसमिस कर देते वो अलग बात है, लेकिन उसको जो खरी खोटी सुनाई, उससे तो यही लगता है कि आप गुड बुक्स में आना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या कोई अगर आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है, कह रहा है कि 40,000 या 30,000 करोड़ का गैस की चोरी हो गई, जरा इसमें एक एफआईआर करके इन्वेस्टिगेट करा दीजिए, जबकि ये एडमिटेड फैक्ट है कि उन्होंने गैस निकाला, उनको मालूम था कि ग्रेडियंट था। तो ये जो मैंने कहा ना, ये 3 क्लास केवल केयर करता है, जनता नहीं केयर करती, वो नहीं डरती।
ये है अभी तो सर पर्यावरण वाले मामले में भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यही काम किया। हाँ, पर्यावरणविदों को कह दिया कि आप लोग पर्यावरण हो, लेबर हो, हर एक चीज में। और देखिए सबसे अफसोस हमें एक होता है जिंदगी में कि जो लोग नीचे से आए हैं, जिन्होंने कुछ हद तक गरीबी देखी है, वो लोग जब ऊंचे पद पर आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब कि दे आर मोर लॉयल देन द किंग। ये हमें बड़ा खटकता है। मैं जब भी ये चीज देखता हूं कि जो लेफ्टिस्ट होके एक बैक राइटिस्ट हो जाता है आदमी, वो भी और और ओरिजिनल से भी ज्यादा। जी वही है, कहा ना, मोर लॉयल देन द किंग। तो वो जी। बड़ा ही अंदर से खराब लगता है। और हम्म, आप और हम इस बात को ये करते हैं कि सबसे ज्यादा हमें निराश होना पड़ता है जब हम देखते हैं कि एक जज जो है, जिसको कि आप लिटरली आप भगवान का एक ओहदा देते हैं कि निष्पक्ष होगा या वो होगा, कुर्सी पर बैठेगा। जैसे जस्टिस खन्ना ने एक बार कहा था कि व्हेन वी सिट ऑन द चेयर वी लीव आवर पॉलिटिक्स एंड आवर रिलीजन बिहाइंड। और जब वो नहीं उसको छोड़ता है तो इतना खराब लगता है कि देखिए एक जज भी जो है बेईमान निकला। वो जो है, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, लोअर कोर्ट में भी जो हालत है, जैसे आपने कहा, आज तक वो डेट देने के लिए दोनों तरफ से पैसा मिलता है, बिल्कुल। और वो कलेक्शन इतना होता है कि 2-3 एम्प्लॉई वो नाजायज रखते हैं, जो कि उनका जो बड़ा बड़ा जो बोझा वोझा अगर है, जी। आप चले जाइए। मैं तो बड़ा शॉक्ड हुआ, हमने कहा वो कौन है, बोला वो नाजायज है। मैंने नजायज मतलब, तब उसने बताया कि इज नॉट ऑफिशियली ऑन द रोल। और अच्छा सर, वीडियो मैंने वगैरह। एक चीज मैंने ये देखा है कि जज आते हैं बहुत देरी से। अभी हाल ही में एक मेरा ही मामला था, तो जज को आना था 10 बजे के आसपास, वो आए 2-2:30 बजे के आसपास। घंटा 2 घंटा बैठे, उठ के चले गए। मैंने वकीलों से पूछा कि आप लोग रोज आके ऐसे इंतजार करते हैं इनका? तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं। हमने कहा आप लोग बोलते क्यों नहीं, एक साथ उठ के आवाज उठाइए। तो कह रहे हैं कि अरे फिर उन्हीं के सामने तो जाना है, बस बस फिर उन्हीं के यही यही सामने। है। वो पार्टी इन पर्सन को नहीं टॉलरेट करते। हम्म। और मैं आपको बताता हूं कि मोस्ट अंड एक वकील को ये लोग वर्चुअली भिखमंगा बना देते हैं कोर्ट में। अगर जी। आप ठीक से झुके नहीं, ठीक से आपने उनको एड्रेस नहीं किया, तो हम्म। बराबर डर लगता है कि भाई ये जो है ये जज हमारे खिलाफ कर देंगे, तो हम हम्म। अपील करने में अपना 5 साल बर्बाद करेंगे। हम्म। ये आपने जो बात कही, जी। और तो छोड़िए, ये हम्म। कर्टसी नहीं है कि जज की आज छुट्टी सैंक्शन हुई और हम्म। 1 हफ्ते के बाद वो छुट्टी ले रहा है। हम्म। तो इसको ये कहीं नहीं कोर्ट में बताएंगे कि अगले ट्यूसडे को जज नहीं रहेंगे। हम्म। आप ट्यूसडे को पहुंचिए, तब आपको पता चलेगा कि चलेगा कि कोर्ट इज। नहीं। हम्म। और ये हर जगह यही हो रहा है। जी। लंबी छुट्टी पर जाएं तो, और आपको वो हम्म। डेट देके चले गए। आप बाहर से आए कि आज मेरी सुनवाई होगी, पता चला हम्म। कोर्ट इज। तो अच्छा सर, बहुत। पश्चिम बंगाल जी में जो लाखों लोगों के नाम काटे गए, जो अपना नाम जुड़वाना चाहते थे, जिनके पास तमाम कागजात थे, उनका वोटिंग राइट छीनने का दोषी, उसका पापी आप किसे मानते हैं? जस्टिस बागची, जो उन्होंने एक शब्द कहा, मोस्ट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर दैट, कि इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगले बार वोट दे दीजिएगा। ये वोट का मामला नहीं था, ये गवर्नमेंट के चुनने का मामला था। वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनको मालूम था कि ज्यादा करके मुसलमानों के वोट कटे हैं, एंड ही रिमेन्ड अ पार्टी टू इट। ये जज का रोल नहीं था। और तमाम रिपोर्ट थी, जैसे ये लोग अभी सुओ मोटो एक्शन लिए वो मर्डर के केस में, हम्म। क्या वो सब जितनी भी रिपोर्ट आ रही थी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ऊपर, और एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है मैं भूल गया, जिसमें कि पूरा दिखाया गया था कि कैसे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 92% जो वोट्स कटे हैं वो मुस्लिम के वोट्स कटे हैं। जी, ऑल्ट न्यूज ने भी दिखाया था। तो फिर ये तो उनके ऊपर, तो ये वेस्ट बंगाल वाले तो इसको कभी भूलेंगे नहीं। मगर सवाल ये है सर कि याद करके भी क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं, देखा कि यू आर जब जब हेल्पलेस। महाराष्ट्र में भी इसी तरह से वोट काटने जोड़ने की बात आई, तो लोगों ने कहा कि मराठी अस्मिता को चुनौती देना ठीक नहीं होगा, ये लोग फंस जाएंगे। बिहार में भी वही बात आई, बिहार भी निकल गया। पश्चिम बंगाल में वही बात हो गई, उससे भी खतरनाक हो गई। वहां भी आया गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह से फिर भारतीय लोकतंत्र का होगा क्या? नहीं कुछ होगा। आप जो बचा खुचा है वो आप देखिएगा, डिलिमिटेशन करके। ये हम्म। अभी के जो पार्लियामेंट के 540 सीट हैं,
उसमें ये 39 सीट अपनी बढ़ा लेंगे, वहां पर कम कर लेंगे, तो बचा उचा खा वो है वो भी खत्म हो जाएगा। अभी और जो बाहर से असम में ट्रेलर दिखाई दिया है। हाँ, आप देखिए जो पूरा निवेश जो आ रहा है केवल साउथ में आ रहा है। साउथ की जीडीपी 4 गुनी या 5 गुनी है बिहार से कंपेयर करके, 6 गुनी है। तो पैसा इधर से उधर जा रहा है और पॉलिटिकल पावर उधर चला गया। अब ये मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये एक वही स्थिति है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की थी कि इकोनॉमिकली ये ज्यादा स्ट्रांग है, इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए बहुत हलचल तो होने वाली है देश में, और इनको सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि इनको कोई परवाह नहीं है कि देश का क्या होगा। हम किसी तरह से पावर में बने रहें, हम कैसे देश के संसाधन जो हैं, जो मेन एसेट्स हैं, वो हम 2-3 कैपिटलिस्ट लोगों को दे के इस देश को चलाएं, और बाकी जनता का क्या होगा, उनके एडुकेशन, हेल्थ वेल्थ, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो इन्होंने ये पूरा प्लान किया हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। होता क्या है, सबसे बड़ी गलती जो आप सही कह रहे थे कि आपने तो इसको जुलाई में ही समझ गए कि ये अब SIR का क्या हो रहा है जी। क्या ममता बनर्जी समझ पाई? आपको मेरा सर अगला सवाल यही था कि जैसे हमारे जैसे लोग जिनके पास ना तो कोई संसाधन है, ना कोई सिस्टम है, ना जमीन पर कोई टीम है, केवल इनकी हरकतों और इनके इतिहास को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या करने वाले हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है। हमें मालूम है कि चुनाव पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष शब्द भी इस्तेमाल करना इन चुनावों के लिए अपने आप में वो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जब हमको ये मालूम है, फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? किसके भरोसे उस चुनाव आयोग और उस ज्ञानेश कुमार के भरोसे चुनाव लड़ने चले जाते हैं? नहीं, अब क्या है कि इनको लालच है कि ये सब गोलमाल और घोटाले के बावजूद भी हम जीत जाएंगे। सी दे आर दी प्लेयर्स। जिस दिन मोदी जी ने एड्रेस किया पार्लियामेंट में, हार गए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में, और दूसरे दिन उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, किसी कारण हुआ। मैं दूसरे चैनल में, आप नहीं मानेंगे, टेबल ठोक के हमने कहा कि ममता बनर्जी अब इलेक्शन हार रही हैं, उसका एलिबाई क्यों हारी, ये इसीलिए ये सेशन बुलाया गया कि बाद में कहने को हो जाएगा कि महिला का रिजर्वेशन नहीं दिया इसलिए महिला ने आपको हरा दिया। और ठीक, और आई वाज 200% कॉन्फिडेंट। देखिए फोरकास्ट करना है ना, तो वो कोई ब्रेन वाले का नहीं है। आप ब्रिटेन, उस पर किताबें लिखी हुई हैं अमेरिका में, हाउ पीपल आर सक्सेसफुल फोरकास्टर्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। तो उसमें एक आप भी हैं कि आपको आज दिखता है कि कल क्या होने वाला है पॉलिटिकली, भले आप और सब चीजों में नहीं देख पाए, स्टॉक मार्केट में देख लेते तो शायद और आपका इसमें फायदा हो जाता है। वो किवाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपनी का आगे क्या होने वाला है, तो वो अलग बात है, मजाक की ओर। तो ये चीज इनको फोरसाइट नहीं है। अपने में लड़ेंगे, हम हार जाएं, वो ज्यादा अच्छा है बजाते कि भाजपा हारे। ये भी इनको नहीं बर्दाश्त है। राइट का तो पूरा वोट एक ही जगह है ना, रेस्ट में सब बटे हुए हैं जी। जो नेशनलिस्ट, राइटिस्ट, जो कहते रिलीजन बेस्ड हिंदुत्व भक्तों का वो है, वो एक जगह है। उसमें तो कोई सेंध नहीं लगती है, भले अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई ये हो, इधर ये अपने में लड़के जो है। आप यही सोचिए, एक छोटी सी बात जो आपने कहा ममता बनर्जी के ऊपर में, CPIM और कांग्रेस को 5-6% वोट मिला वेस्ट बंगाल में। अगर ये एडजस्ट करके 15-20 सीट दे दी होती तो इनका क्या बिगड़ जाता? और स्पेशली जब चुनाव आयोग का आपके ऊपर इतना बड़ा प्रहार था। लेकिन सर इसमें मुझे ये लगता है कि भले अगर ये दे भी देते हैं तो भी जब चुन के ही बांटना था, अंधा बांटे रेवड़ी, तो थोड़ा और आ जाता, 20-30-40 सीट तो आ जाती ना। मैं आपकी बात मानता हूं कि ये जीतते नहीं, लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट करते, ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे CPM के वोट भाजपा को चले जाते अगर ये साथ रहते, वो सब अलग छोड़ दीजिए। लेकिन जो भी होता है, एक आपको इतना तो करना चाहिए था, कम से कम ये दिखता तो कि यूनाइट है। हाँ, और कुछ नहीं बिगड़ता।
आज तमिलनाडु में इन लोगों ने किया एडजस्ट करके, तो इस लायक तो रहे ना कि अपनी इनकी जब सरकार में जब 10 सीट 15 सीट कम हो गई, तो इधर से उधर से करके ये लोग जाके जो है उसको उसकी वो पूर्ति कर पाए। ये चीजें हैं। अब ऑपोजिशन को आप और हम नहीं समझा सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि देखिए पूरे चीज का एक ही जगह सोर्स है, हम कोर्ट जाने को तैयार हैं कि फॉर्म 7 जितने लोगों ने गलत भरा पिछले 4 साल 3 साल में, सबके ऊपर पकड़ के उनके ऊपर केस करिए। जहां आप 50 लोगों को पकड़ के केस करेंगे, आप देखेंगे कि वो बंद हो जाएगा। लेकिन जहां कांग्रेस की भी सरकार है, जैसे कर्नाटक में है, वहां पे इस बात को करने को नहीं तैयार, नहीं करते वो लोग। ये जी, और शायद इन्हीं चीजों से मन बढ़ता जा रहा है। तो सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस तरह से इस चुनाव आयोग से और इस तरह की न्यायपालिका से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कितनी आपको है? और क्या ऐसे चुनाव से लोकतंत्र बचेगा? नहीं बचेगा। मैं एक बात आपसे कहता हूँ इनफॉर्मली, जब मैं कभी किसी लॉयर से मिलता हूँ, जो प्रैक्टिसिंग है, जो सीनियर है, मैं तो ज़्यादा घर में, या जो टीचर्स हैं नेशनल लॉ स्कूल में, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, विल डेमोक्रेसी सर्वाइव जस्टिस सूर्यकांत? और आज तक किसी ने हमें यह नहीं कहा यस इट विल सर्वाइव। लेकिन उन सब की मजबूरी है कि वो मुंह अपना नहीं खोल सकते। ये भी नहीं कहते कि इट विल सर्वाइव, ये भी नहीं कहते लेट मी बी फेयर टू देम, ये और खतरनाक है कि कुछ बोल ही नहीं पाते। हाँ ना। तो ये जो माहौल बना हुआ है, जो हमने कहा, ये सबसे बड़ा खतरनाक वो है। यही काम जब बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ था, तो जजेस स्टक वर्क और 3 जजों को रिजाइन करना पड़ा था। और अंत में जो आपने वो उस दिन एग्जांपल दिया हाल ही में, वो ऋषि कुमार, एक स्टूडेंट, वो इनका पूरा करप्शन के ऊपर जो है पूरा वो खोलता है। और फिर वो जो जर्नलिस्ट है सौरभ, क्या नाम है उसका, हाँ, वो लिख रहा है, both of them are not even lawyer, और उसको लोग सुन रहे हैं। ये हाल है। अभी सौरभ ने एक ये एनजीटी वाला जो केस मैंने बताया, उस पे उन्होंने रिपोर्ट किया, हमने एक डिस्कस भी किया है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और चूंकि मैं भी आपको अक्सर सुनता रहता हूँ तमाम चैनलों पर, आपने निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और हम लोग और कर भी क्या सकते हैं इन प्रयासों के अलावा। तो देखते हैं इन प्रयासों का परिणाम क्या होता है। बस करते रहिए, अपना काम करिए, बाकी की चिंता मत। धन्यवाद सर।